नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मेलबर्न में मोदी का मेगा शो, 30,000 भारतीयों को देख गदगद हुए पीएम मोदी। भारतीयों को संबोधित कर बोले, ये शो हाउसफुल है, ब्लॉकबस्टर है। पूरे भाषण के दौरान मोदी मोदी के लगे नारे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद मंदिर ट्रस्ट हुआ सख्त। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद उनकी एंट्री पर लगाई रोक। अखिलेश ने फिर उगला जहर। पंजाब के बाद अब हरियाणा कांग्रेस में कलह। प्रभारी के सामने हुड्डा और सुरजेवाला ने एक दूसरे पर कसा तंज। आलाकमान ने पकड़ा माथा। शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज। संजय राउत ने उठाए कड़े सवाल। वाह में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर बवाल। मुस्लिम संगठनों ने कोर्ट जाने की दी चेतावनी। यूपी में भी लागू होगा एमपी वाला मॉडल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मेलबर्न में मोदी पावर शो की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 3 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने मेलबर्न में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। इस मेगा शो में 30,000 भारतीयों के बीच ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज भी मौजूद रहे। पूरा स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी अल्बनीज ने पीएम मोदी का जोरदार वेलकम किया। उन्होंने पीएम मोदी को ऑस्ट्रेलिया का सच्चा दोस्त बताया। अल्बनीज ने कहा कि ये 2 बड़े लोकतांत्रिक देशों की दोस्ती का जश्न है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान जोरदार स्वागत के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। पीएम ने कहा कि मेलबर्न ने मैदान मार लिया है, ये शो हाउसफुल है, ये शो ब्लॉकबस्टर है। पीएम मोदी ने भारत की दरिया दिली का जिक्र करते हुए बताया कि जब भारत मदद करता है तो पासपोर्ट नहीं देखता। पीएम ने काफी सारी बातें कही हैं। जितनी देर पीएम मोदी बोलते रहे हैं, लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। पूरा हॉल मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा है। सर, जबरदस्त वेलकम और वाकई में ये शो हिट रहा, ब्लॉकबस्टर भी रहा। देखिए, 30,000 लोग एक स्टेडियम के अंदर और मेलबर्न के अंदर मोदी मोदी के नारे, और उससे बड़ी बात प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया और भारत के रिश्तों को एक नई ऊंचाई देने का काम किया, जिस तरीके से वहां पे उनके प्रधानमंत्री के सामने भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते के बारे में जो जानकारियां दी, वो अपने आप में पूरी दुनिया को अचंभित करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप भी ये तस्वीरें देख रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके रिश्ते, जो उनका एक परमानेंट पार्टनर जैसा मुल्क था, उससे रिश्ते बिगड़ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर अल्बनीज गले लगा रहे थे, वो कई सारी बातें बिना कहे पूरी दुनिया को बता दी गई। तो कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं है। वहां विक्टोरिया की जो प्रीमियर थी, वो जिस तरीके से तारीफ कर रही थी प्रधानमंत्री मोदी की, वो अपने आप में अचंभित करता है। प्रधानमंत्री मोदी विदेश जब भी जाते हैं, वो भारत का नाम रोशन करके आते हैं, और यही विपक्ष के लिए एक बहुत पेचीदा सा सवाल बन जाता है। अब देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया में भारत का परचम लहराया, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह से बातचीत हो रही है, इस तरीके से रिश्ते जो है वो बेहतर हो रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी ट्वीट करके नुक्स निकाल रही है। जी, तो पीएम को जिस तरह से सम्मान इतने बड़े मंच पर मिल रहा है, वो वाकई में हर भारतीयों के लिए गर्व की बात है। तो वहीं अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में पुलिस की जांच लगातार नए खुलासे कर रही है। कस्टडी रिमांड पर लिए गए तीनों आरोपियों से हुई पूछताछ में चोरी के तरीके से लेकर रकम को ठिकाने लगाने तक कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। आज बड़ा एक्शन भी हुआ है। चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा की वीआईपी दर्शन पास बनाने वाली आईडी बंद कर दी गई है। अब इनके आईडी से कोई पास जारी नहीं होंगे। इसी बीच अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा है कि मंदिर परिसर में काम करने वाले सभी लोगों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए। जैसे ही जांच होगी, उनमें से 99.9% लोग बीजेपी के ही निकलेंगे। सर, अखिलेश यादव हर दिन नई बात लेकर आ जाते हैं। देखिए, आज वो कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर परिसर में काम करने वाले सारे लोगों का कॉल डिटेल्स जो है निकाला जाए। उसकी जरूरत नहीं है। मुख्य आरोपी अभियुक्त जो है टिन्नू यादव, उसके कॉल डिटेल्स की बात हो रही है।
क्या आपकी उससे बातचीत होती थी? ये बताएं ना। इधर उधर की बातें में क्यों आप लगे हुए हो? वैसे लाख कोशिश कर ले अखिलेश यादव कि इस मुद्दे से वो कोई राजनीतिक फायदा उठा पाएंगे, वो तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ बिल्कुल इस समस्या को हेड ऑन ले रहे हैं। जैसे वैभव सूर्यवंशी चौके छक्के लगाता है, वैसे लग रहा है। योगी आदित्यनाथ कल पहुंच रहे हैं अयोध्या, और जिस तरीके से एसआईटी ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया, और जिस तरीके से चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो या गोपाल राव हो, इन लोगों के ऊपर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है, उनसे सारी शक्तियां छीन ली जा रही है, और उनके ऊपर जो कार्रवाई की तैयारी चल रही है, ये मसला योगी आदित्यनाथ अपने फेवर में ले जाएंगे। जो लोग आज इस मसले को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, इस मुद्दे पे ही उनको बहुत भारी नुकसान होने जा रहा है। जी, तो राम मंदिर दान चोरी की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, तो इधर कांग्रेस में तकरार भी तेज होती जा रही है। पंजाब कांग्रेस में बगावती तेवर दिखा रहे पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी हाईकमान के फैसले से काफी ज्यादा नाराज है। बताया भी जा रहा है कि अब चन्नी गुट के दो नेता एआईसीसी के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल से मिलकर अपना पक्ष रखेंगे। इनमें सांसद रंधावा भी शामिल है। अब मुलाकात के बाद ही बात कहां तक बढ़ती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो वहीं हरियाणा कांग्रेस में भी बवाल बढ़ता जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सिंह सुरजेवाला के बीच मंच पर तकरार देखने को मिली है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर इशारों में कटाक्ष किए हैं, जिससे हरियाणा कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी एक बार फिर चर्चा में आ गई है। चंडीगढ़ में पार्टी के नए प्रभारी संजय दत्त के स्वागत कार्यक्रम के दौरान ये घटना घटी है। सर, एक राज्य में बवाल खत्म नहीं होता कि दूसरे राज्य में नया बवाल शुरू हो जाता है। अजीब स्थिति है कांग्रेस पार्टी की। जहां ये चुनाव जीत जाती है, जैसे कर्नाटक में चुनाव जीत गई, वहां भी झगड़ रहे हैं लोग आपस में। केरल में चुनाव जीत गए, वहां भी झगड़ रहे हैं आपस में। हिमाचल में आप जीत गए, वहां भी लोग झगड़ा हो रहा है। और जहां आप हार जाते हो, वहां भी हार के बाद झगड़ रहे हो। जैसे हरियाणा में, वहां तो स्वागत के लिए एक कार्यक्रम रखा गया और स्टेज पे माइक के ऊपर लड़ पड़े ये लोग। माइक के ऊपर सुरजेवाला ने कहा, कैसी क्या बात है कि 56 साल में सिर्फ 3 बार कांग्रेस पार्टी जीत पाई। भारतीय जनता पार्टी अभी अभी आई है, हरियाणा के अंदर 3 बार जीत गई, इसमें हमारे में ही कुछ कमी है। तो हुड्डा साहब ने कह दिया कि आप हमारी साथ दो। मतलब सुरजेवाला को कह रहे कि आप हमें साथ नहीं देते हो, आप लोग पीछे से जो है खेल कर देते हो। अगर आप पूरी तरीके से साथ दो तो हम ये रिकॉर्ड और बेहतर कर सकते हैं। सुरजेवाला ने कहा कि भाई 20 साल तक तो आपका साथ हमने दिया, अब आप हमारा साथ दो। इतने दिनों तक आपको मुख्यमंत्री बना करके रखा, अब हमें मुख्यमंत्री बनाओ। मतलब ये कि आपस में लड़ना शुरू कर दिया इन लोगों ने। और उस मीटिंग में मौजूद कुंवारी शैलजा, वो दलित लीडर, वो बाहर आ गई। उन्होंने कहा कि भाई बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में इस तरह की लड़ाइयां होती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस निम्न स्तर पर लड़ाई होती है, ये किसी दूसरी पार्टी में नहीं होती। और जहां अभी चुनाव होने वाला है, अभी वहां से पंजाब देख लीजिए, चन्नी तो टाटा बाय बाय कर चुके हैं। चन्नी और उनके साथ के जो लोग हैं, वो अलग पार्टी बनाना या फिर भारतीय जनता पार्टी के में शामिल होने की बात कर रहे हैं। बड़ी मुसीबत में है कांग्रेस पार्टी। लेकिन मुसीबत से क्या फर्क पड़ता है? राहुल गांधी तो हिंदुस्तान में है नहीं, पता नहीं दुनिया के किस कोने में, किस आइलैंड पे कहाँ विचरण कर रहे हैं, ये कांग्रेसियों को भी मालूम नहीं है। तो सारे लोग जो है पस्त हैं, लेकिन नेता बड़ा मस्त है। जी, तो कांग्रेस का ये बवाल खत्म होता तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं महाराष्ट्र में भी एक नए बवाल की शुरुआत हो गई है। दरअसल शरद पवार ने विधान भवन परिसर में एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। शरद पवार महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर राज्य सरकार की तरफ से गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य के रूप में उसकी बैठक में शामिल होने के लिए विधानमंडल परिसर पहुंचे थे। डिप्टी सीएम के कार्यालय ने बताया कि शरद पवार ने शिष्टाचार भेंट के तहत शिंदे से उनके कक्ष में मुलाकात की, पर यह बैठक विवादों में आ गया। संजय राउत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार वरिष्ठ और सम्मानित नेता है, लेकिन एकनाथ शिंदे के दफ्तर में पार्टी बैठक करना उचित नहीं था। जिन लोगों ने सरकार गिराई और गद्दारी की, उन्हें इस तरह राजनीतिक प्रतिष्ठा देना गलत संदेश देता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर शिवसेना की स्थिति ऐसी होती तो वो कभी भी गद्दारों के परिसर में पार्टी बैठक नहीं करती। हालांकि संजय राउत ने स्पष्ट किया कि उन्हें भरोसा है कि शरद पवार एनडीए में नहीं जाएंगे और उनकी विचारधारा पर उन्हें कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिर भी बयान दे रहे हैं संजय राउत, मतलब कहीं तो मिर्ची लगी है। सर, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, शरद पवार इज अ वेरी मैच्योर्ड, वेरी सीजन पॉलिटिशियन। उसके सामने संजय राउत वगैरह बच्चे हैं। वो अगर शिंदे साहब के दफ्तर में जाकर के मीटिंग कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, वो भी अकेले में नहीं, कुछ साथ में विधायक भी थे।
इसका मतलब है शरद पवार को अच्छी तरीके से मालूम होगा कि उस दफ्तर में पैर रखने से पहले कि आप इस कमरे के अंदर घुसे नहीं कि क्या राजनीतिक बयानबाजी होगी और उसका क्या राजनीतिक मतलब निकाला जाएगा, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ये कोई ना बताए कि भाई शरद पवार को इन सब के बारे में, रेमिफिकेशन के बारे में पता नहीं है कि भाई इसका मतलब क्या होगा। कोई आदमी दिल्ली में आए, अमित शाह से मिल ले, इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं होगा क्या? क्या मीटिंग हुई, क्या बातचीत हुई, ये बाहर आया क्या? नहीं, उन्होंने बताया भी नहीं। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो माहौल बना हुआ है, जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर ये तथाकथित ये महाविकास अघाड़ी वाले सेक्शन के अंदर वहां के नेताओं, वहां के सांसदों, वहां के विधायकों के अंदर कोलाहल है कि इस गठबंधन में रहकर हमारा सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तो इस संदर्भ में अगर आप देखें तो इसका मतलब यह है कि कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रहा है। एक नंबर 2, और अगर कुछ नहीं पक रहा होता तो आपको मिर्ची क्यों लगी? मिर्ची लगी है, इसका मतलब कि आपको छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कह दे भाई गद्दार है, गद्दार, उससे मतलब नहीं है। आपको ये बताने की क्या जरूरत है, ये कहने की क्या जरूरत है कि आपको पूरा विश्वास है कि शरद पवार जो है उधर नहीं जाएंगे? ये सवाल तो तब उठेगा कि जब ये मालूम चले कि उधर जा सकते हैं। तो ये जो शरद पवार और शिंदे साहब की बैठक हुई है, वो सिर्फ अफवाह या जो बताया जा रहा है संजय राउत के द्वारा, वो नहीं है। मामला कुछ और चल रहा है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। उत्तर प्रदेश में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर बहस तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन की संभावना पर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष दानिश अंसारी ने मध्य प्रदेश में लागू किए गए नए मॉडल का समर्थन करते हुए कहा कि यूपी में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू की जा सकती है। अंसारी का कहना है कि इस कानून का मकसद सिर्फ बोर्ड की संरचना बदलना नहीं, बल्कि वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि नए बोर्ड में पसमानदा मुस्लिम समाज, महिलाओं और अन्य वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। साथ ही 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल करने का प्रावधान है। तो वहीं इस कदम का विपक्षी दलों ने विरोध करना भी शुरू कर दिया है। सर, फैसला तो काफी अच्छा है, लेकिन विरोध आखिर क्यों? देखिए, जो कुछ भी होगा कानून के हिसाब से होगा। जो पिछला कानून था, जो कांग्रेसियों के द्वारा बनाया गया था, उसमें साफ साफ था कि फला फला जो मेंबर्स होंगे वो मुसलमान होंगे। इस बार जो कानून संसद के द्वारा पास किया गया है, उसमें 2 आप नॉन मुस्लिम भी रख सकते हैं। तो इसे रखने में क्या दिक्कत है? और ऐसी क्या बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के अंदर मुस्लिम सदस्यों को ही रखना चाहते हो? अगर सिर्फ मुस्लिम सदस्य हैं तो इसका मतलब यह है कि जो नॉन मुस्लिम है वो तो डिसएडवांटेज में चला जाएगा अगर उसकी जमीन को हड़पा गया तो। समस्या बहुत अलग किस्म का है। मध्य प्रदेश ने इस कानूनी पहलुओं को समझा और उसे इंप्लीमेंट किया। 2 नॉन मुस्लिम्स को वक्फ बोर्ड के अंदर शामिल किया। अब उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, और भी राज्यों में होगा, क्यों नहीं होना चाहिए? अब तक जो वक्फ बोर्ड था उसमें तो सिर्फ शिया ही, सुन्नी ही होते थे। उसमें अहमदिया क्यों नहीं होते थे? उसमें शिया क्यों नहीं होते थे? 72 मसलक हैं मुसलमानों में, सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बड़ी चीज है। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये अब विपक्षी पार्टियों के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में होगा, अब अखिलेश यादव क्या करेंगे? अभी तो आजकल वो राम भक्त बने हुए हैं, सनातनी बने हुए हैं, है ना? चंदा चोरी के मसले को लेकर के अपने आप को हिंदू साबित करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये मसला आ गया, अब इस मसले पे वो क्या बनेंगे? कट्टर मौलाना बनेंगे या फिर एक लिबरल मौलाना बनेंगे? ये इनको तय करना पड़ेगा, क्योंकि कानून तो साफ है। कानून ये कह रहा है कि 2 आप नॉन मुसलमान को रख सकते हैं, तो आपके लिए कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है। जो मुस्लिम संगठन हैं जो विरोध कर रहे हैं, इनके विरोध करने से कोई फायदा नहीं है। दे शुड गो टू द कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा वो सबको मानना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनकी सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।